36 मेंबर्स हैव जॉइंड सो फार और आज लेकर आए हैं अपना आखिरी लेक्चर हम लोग। कैमरा माइक सब वर्क कर रहा है, एक बार मेक श्योर कर लेना। हैशिंग एल्गोरिथम का पीडीएफ। आज का टॉपिक हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गैस। तो अभी तक इन ऑल हैकाथन मिलाकर किसी भी चीज़ में किसी को कोई डाउट हो तो किसी ने दोबारा गो थ्रू किया हो और उसको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ में तो वो बताए पहले। नहीं है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में नो लिख दो। जिसको जिसको डाउट नहीं है कमेंट बॉक्स में जल्दी से नो लिख दो। ठीक है, मतलब आगे बढ़ा जा सकता है अब। सारे रेडी हो लेक्चर के लिए? सारे बच्चे आगे स्टार्ट कर दिया जाए लेक्चर। हाँ जी, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट का नाम किसी ने सुना है? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सबको पता है कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कोई भी एक एक्सप्लेन करो जल्दी से। एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, राइट। तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बेसिकली दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट ही होते हैं, बट हम उन्हें ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करते हैं और वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, तो वो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ एग्जांपल्स बताऊं मैं तो इट्स लाइक कि मैंने पहले भी एग्जांपल दे रखा है तुमको कि मुझे और आशीष को किसी प्रॉपर्टी की डील करनी है। तो आशीष अपने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास लेके जाएगा और मैं अपने पैसे रजिस्ट्रार के पास लेके जाऊंगा। मैं पैसे सबमिट करूंगा उससे और वो आशीष प्रॉपर्टी सबमिट करेगा। रजिस्ट्रार सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपना कमीशन लेके मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स देगा और उस आशीष को पैसे देगा। तो ये हो गया सिंपल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी चीज को अगर जो तुम ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करते हो कुछ इस तरीके से कि द मोमेंट आशीष सेंड्स मी द प्रॉपर्टी पेपर, इन द सेम मोमेंट this X amount of money will be deducted from my account, from my contract account, and it will be submitted in आशीष account। तो एक तरीके से प्रोग्राम अगर जो मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म। गॉट इट? ये एक बेसिक से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये हो गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब बिटकॉइन स्क्रिप्ट और स्मार्ट पाई के बीच में तुम्हें डिफरेंस बता देता हूँ मैं। मैंने तुम लोग को बताया था ना कि बिटकॉइन में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, ये सबको पता है? हाँ यस भैया। अब बिटकॉइन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते उसका रीजन मैं तुमको बताता हूँ कि जब बिटकॉइन स्क्रिप्ट मतलब जो बिटकॉइन की लैंग्वेज है, बिटकॉइन स्क्रिप्ट जब बना रहे थे सातोशी नाकामोटो तो उनके दिमाग में एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया कि ये बताओ अगर जो तुमने लूप्स लगा दिए, मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स इंट्रोड्यूस कर दिए और प्रोग्राम्स लिखने के लिए अलाउ कर दिया किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो प्रोग्राम्स लिख सकते हो तुम। प्रोग्राम्स लिख सकते हो मतलब कि तुम लूप्स लगा सकते हो, राइट? लूप्स लगा सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि कल को कोई भी इंसान, कोई भी हैकर या कोई भी माइनर मुंह उठाकर चला आएगा तुम्हारे पास और बोलेगा कि इन्फिनाइट लूप लगा दिया मान लो बिटकॉइन स्क्रिप्ट में। जैसे उसने एक एक नोड में वैलिडेट करवा दिया अपना इन्फिनिट लूप, तो वो हर नोड में वैलिडेट हो जाएगा, वेरीफाई होके ऐड हो जाएगा। एक साथ वो इनफाइनाइट लूप मिलियंस ऑफ डिवाइसेस में चलेगा और चलता रहेगा। असीम सो चलता ही रहेगा तो पूरा का पूरा बिटकॉइन का नेटवर्क बैठ जाएगा। इसलिए इन्होंने लूप्स को रखा ही नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन ट्यूरिंग कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स एंड ऑल दोस थिंग्स, इसको नॉन ट्यूरिंग कंप्लीट कहते हैं। एक बार इंटरनेट में इसकी डेफिनेशन देख लेना। और स्मार्ट पाई ट्यूरिंग कंप्लीट है।
तो बेसिकली स्मार्ट पाई नहीं, ये आइडिया आया था इथीरियम से। इथीरियम में ऐसा क्या हुआ कि लूप आ गया। ये सबके दिमाग में क्वेश्चन था कि इथेरियम में लूप कैसे लगा है, इथेरियम बेवकूफ़ है क्या? मतलब इथेरियम के इसमें भी तो लोग ऐसे ही कर सकते हैं सेम तरीके से कि इन्फिनिट लूप चला दिया और इथेरियम को बैठा दिया, कल को किया जा सकता है, हाँ है ना? यस भैया। तो इथेरियम के दिमाग इथेरियम के जो फाउंडर थे विटालिक ब्यूटेरिन, उनके दिमाग में और अच्छा आइडिया आया इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि उन्होंने क्या किया कि हर एक ऑपरेशन के साथ पैसे इन्वॉल्व कर दिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा अगर जो तुम्हारे कोड के अंदर, तो उसकी कुछ ना कुछ फीस कटेगी। ये मैं आगे गैस फीस के उसमें तुम्हें समझाऊंगा क्या होता है। तो बेसिकली ये हो गया कि जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार तुम्हारे पैसे लगते जाएंगे। तो इन्फिनिट लूप मतलब इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मनी, अब तो तुम्हारे अकाउंट में होगा नहीं, तो जब वो ब्लॉक वैलिडेट होने आएगा तो वैलिडेट ही नहीं होगा। तो अगर तुम इन्फिनिट लूप लिख देते हो तो ब्लॉक डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मनी तुमको डालना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है डालना। तो ये ऐसे तरीके से ट्यूरिंग कंप्लीट लैंग्वेज बनाई इथेरियम ने, फिर देन स्मार्ट पाई वगैरह सबके पास वही है। तो सॉलिडिटी ट्यूरिंग कंप्लीट है, स्मार्ट पाई ट्यूरिंग कंप्लीट है, सारी लैंग्वेजेस ट्यूरिंग कंप्लीट है जिसमें लूप्स वगैरह होते हैं। अब सिंस लूप्स आ गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लूप्स बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट लूप का ही था, बाकी ट्यूरिंग कंप्लीट में तो बहुत सारी चीजें आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूरी। तो बिटकॉइन में बिटकॉइन स्क्रिप्ट के थ्रू तुम बस ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकते, मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखकर एक प्रोग्राम नहीं बना सकते। बट इथीरियम और बाकी लैंग्वेजेस में तुम प्रोग्राम बना सकते हो, हम प्रोग्राम ही बनाते हैं और इसी की इंटर्नशिप मिलती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। तो ये हो गया तुम्हारा मेन बेसिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ट्यूरिंग कंप्लीट नॉन ट्यूरिंग कंप्लीट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट ये बता दो, आना चाहिए यहाँ डाउट। किसी को डाउट नहीं आएगा तो फिर मैं वो डाउट एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। किसी को डाउट नहीं है, सोचो एक बार इसके बारे में। दो तीन डाउट यहाँ जनरेट होने चाहिए तुम लोग को, बहुत कॉमन सेंस वाले डाउट्स। अगर जो वो नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। तो क्या भैया बिटकॉइन में किसी टाइप की गैस फीस नहीं होती है? बिटकॉइन में गैस फीस नहीं होती है, सर्वर फीस होती है। इट्स लाइक कि अपने ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कराने की फीस होती है, बाकी गैस फीस या ऐसे कुछ भी वो नहीं होता। गैस फीस से कैसे डिफरेंट है भैया सर, मतलब सर्वर्स फी से? वो जब गैस पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट है। गैस एसोसिएट ही होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, गैस फीस तुम पे ही तब करते हो जब तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो, तो इसलिए नहीं होती। और किसी को आईपीसीडब्ल्यू से किसी को कोई डाउट नहीं? हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली जैसे मैंने बताया कि एक ब्लॉक जब होगा तो उसमें ब्लॉक नंबर आएगा, नाउंस आएगा, टाइम स्टैम्प आएगा, ये एक प्रॉपर ब्लॉक का स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन होती हैं ब्लॉक्स में, बट बेसिक स्ट्रक्चर ब्लॉक का यही होता है। नाउंस नॉन्स क्या है सब जानने की जरूरत नहीं है अभी, हालांकि ये सब सारी चीजें आती हैं, बट स्टिल नॉन्स यूज होता है वैलिडेशन प्रोसेस में। नॉन्स का यूज करके हम करते हैं सारे काम, बट इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। टाइम स्टैम्प आ गया, किस टाइम स्टैम्प पे वो ब्लॉक बना। इन ट्रांजेक्शन आ गए, ट्रांजेक्शन तो देखो हमेशा से रहते थे, बिटकॉइन के केस में भी सारे इसमें ट्रांजेक्शन होते थे। इसमें ट्रांजेक्शन के ऊपर से तुम डेटा की जगह ट्रांजेक्शन के ऊपर से ट्रांजेक्शन के साथ साथ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लगा सकते हो, एक दो जितने भी स्पेस होगी, तो मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी रख सकते हो डेटा में। ये एक फायदा है स्मार्ट पाई सॉलिडिटी मतलब कि इथेरियम और टेजो जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क्स का। और साथ ही साथ तुम्हारा इसमें फायदा ये हो गया कि तुम हाँ ये सारी चीजें कर सकते हो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इसका, ये प्रीवियस शैश है, ये सारी चीजें होती हैं, कुछ और एड ऑन चीजें होती हैं इस चीज में, तो वो भी जानने की जरूरत नहीं है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ये देख रहे हो इनको, ये येलो वाले ये यूजर्स हैं
और ये वैलिडेटर्स और माइनर्स है, तुम जो ले लो, मतलब वैलिडेटर्स ले लो, वैलिडेटर्स ले लो, माइनर्स ले लो, माइनस ले लो, क्योंकि माइनिंग और स्टेकिंग, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक हर जगह काम करता है, चाहे वो नॉन ट्यूरिंग लैंग्वेज हो या ट्यूरिंग लैंग्वेज हो। तो इनको जो तुमको लेना ले लो। इसमें क्या होगा, अगर जो कोई एक ने अपने नोड पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोग्राम रखा, तो हर एक यूजर में यूजर के पास या नोड्स के पास जितने भी नोड्स हैं सब में वो चलने लगेगा। बेसिक सा स्ट्रक्चर है इसका। तो ये हो गया एग्जांपल इसका। देन ईच नोड हैज द फॉलोइंग करंट स्टेट ऑफ ऑल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ बोथ रजिस्टर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नोड्स क्या होती हैं पता है ना तुम सबको? एक बार कोई एक्सप्लेन करो नोड्स क्या होती हैं। इस केस में कोई भी एक जितने सिंगल valid एंटिटी इन अ नेटवर्क। एंटिटी इन नेटवर्क मतलब कि हम 36 जने हैं, हम 36 जने में से मान लो 10 जने माइनर है, माइनर या वैलिडेटर जो भी ले लो, या बेकर, तो 10 जने जो भी वैलिडेटर है नेटवर्क में, और बाकी के जो 20 जने 26 जने आ रहा है वो यूजर्स है। यूजर्स इज लाइक कि हम यूजर्स है, मैं तुमको बताऊंगा इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो अ, ये जो सारे लोग होंगे वो सारे नोड्स कहलाएंगे। तो हर नोड के पास क्या होगा कि करंट स्टेट, जो जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी करंट स्टेट क्या है, करंट स्टेट क्या है, ठीक है। और उसके साथ साथ ट्रांजैक्शंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से थे इनकी हिस्ट्री होगी। अब जो कल मैंने, हाँ विक्रम पूछो। तो सॉरी गलती से हो गया था। कोई बात नहीं। तो जो मैंने तुमको कल बताया था, अब मैं तुमको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से फंक्शन वर्क करता है। तुम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने अकाउंट में, गेट नाम का, इथेरियम के केस में ऐसा होता है, गेट नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम पे, और उस गेट में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट इस तरीके से कि तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर बन जाता है। उस जो कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर बना, वर्चुअल एक कंप्यूटर बना, वर्चुअल एक डिवाइस बनी, उस डिवाइस के अंदर तुम चलाते हो अपना ये सॉलिडिटी के प्रोग्राम्स वगैरह, ईवीएम कहलाता है, इथेरियम वर्चुअल मशीन उसी के अंदर आता है, गेट के अंदर आता है। गेट के अंदर आने के लिए तुम्हारे पास अकाउंट बनाने के ऑप्शन आते हैं। 3 तरीके के अकाउंट बनते हैं। एक फुल नोड अकाउंट बनता है, तीन नोड्स होती है, फुल नोड होती है, आर्काइव नोड होती है, एंड एक यूजर, जो टाइप्स ऑफ नोड मुझे सर्च करने दो। एक लाइट नोड होती है, एक आर्काइव नोड होती है, एक फुल नोड होती है। 3 ऑप्शंस होते हैं। फुल नोड होते हैं माइनस या वैलिडेटर्स या बेकर्स। फुल नोड मतलब कि उनके पास फुल अथॉरिटी होती है। तो उनके पास क्या होता है कि बहुत सारे डेटा, जैसे पिछले 10,000 ब्लॉक्स का, 15,000, 20,000 ब्लॉक्स का डेटा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ बाकी सारे ब्लॉक्स का ब्लूप्रिंट होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है। और ये होते हैं माइनर्स वगैरह, इनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है। देन इसके बाद क्या होते हैं लाइट नोड्स। लाइट नोड्स हो गए हम सब जो यूजर्स हैं इनके। तो ये यूजर्स के पास पिछले 1,000 ब्लॉक का डेटा होता है, और साथ ही साथ बाकी ब्लॉक्स की ब्लूप्रिंट होती है। तो मतलब 1,000 से पिछला ट्रांजेक्शन को इसकी हिस्ट्री या उसके बारे में जानना है, तो वो फुल नोड को रिक्वेस्ट करेंगे। और 10,000 ट्रांजेक्शन के पीछे क्या होता है, अगर ये जानना, तुमको ये जानना पड़ेगा आर्काइव नोड में क्या होता है। आर्काइव नोड्स में पूरी की पूरी ब्लॉकचेन रखी रहती है। गॉट इट? पूरी ब्लॉकचेन एज इट इज स्टोर्ड होती है आर्काइव नोड्स में। ये बेसिकली सर्वर्स होते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स होते हैं, तो इनमें आर्काइव नोड्स में सारी चीजें रखी होती हैं। तो ये तुम्हें आर्काइव नोड समझ में आ गई होगी, जितने भी 1.5 करोड़, 2 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ जितने भी ब्लॉक्स हैं, वो सारे आर्काइव नोड्स में होते हैं एज इट इज। जब फुल नोड को किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो आर्काइव नोड से जाके लेता है। ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नोड्स का। तो यही होता है कि हर एक नोड में होता क्या क्या है, मतलब तुम कुछ भी बन सकते हो, फुल नोड, लाइट नोड, कोई भी नोड तुम एक्सेप्ट कर सकते हो अपने लिए। देन डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कुछ नहीं होते, ये तुम अभी बनाना भी सीख लोगे। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कुछ होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुमने बनाना सीख लिया। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक लॉजिक है बेसिकली। तो उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? तुम्हें एक इंटरफेस चाहिए ना। जैसे लॉजिक ये है कि अगर जो बंदा एक्स और वाई इनपुट करता है, तो एक्स प्लस वाई करके उसका रिजल्ट दे देगा वो जेड। गॉट इट? ये मान लो एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि मेरे पास एक एक्स है स्टोरेज, एक वाई स्टोरेज है। तो बंदा का जो एक्स इनपुट करता है, वाई इनपुट करता है, तो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम क्या है? वो एक्स प्लस वाई करके दे देगा। ये तो लॉजिक तुमने लिख लिया, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट इसको यूज करने के लिए यूजर को इंटरफेस चाहिए होगा। इंटरफेस चाहिए होगा तो क्या करेगा? फ्रंट एंड भी उसके साथ इंट्रोड्यूस करेगा, फ्रंट एंड जहाँ पे तुम वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो फ्रंट एंड प्लस बैक एंड मिला के बनाते हैं एक डी ऐप।
जब तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो तो तुम बस लॉजिक लिख रहे होगे, बेसिकली बैकएंड कर रहे होगे काम ब्लॉकचेन में। बट जब तुम बैकएंड फ्रंट एंड दोनों लिखते हो तो तुम एक प्रॉपर डीएफ बनाते हो। और हमारा गोल जो है, तुम्हें अक्टूबर तक ये सिखाना नहीं है बस कि डीएफ कैसे बनाते हैं। हमारा गोल है तुम्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिखाना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद डीएस बनाना सिखाना, डीएस बनाने के बाद तुम्हें डीएफ और उसके बाद एनएफटी मिंटिंग साइट्स कैसे बनाना। ये सारा गोल है। अभी तुम ये 7 दिन में सारी चीजें सीख लोगे ऊपर ऊपर से, इन डेप्थ प्रोजेक्ट के साथ तुम धीरे धीरे सीखोगे। ये होते हैं डीएप्स। ये तुम एग्जांपल दे सकते हो, सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, देन सेंट्रलाइज एप्लीकेशन सर्वर में रन करती हैं, सर्वर क्लाइंट से रिक्वेस्ट करता है, वही सारी पुरानी चीज जो मैंने बताई थी। और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्या होती है, तुमने एक डीएप बनाया, जिस तरीके से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुम एक नोड में डालते हो फिर वो सारे नोड्स में चलता है, उस तरीके से एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन सारे नोड्स में चलती है। इसका फायदा तुम बताओ इसका, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सिंस एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बहुत सारे नोड्स में चल रही है, मिलियंस ऑफ नोड्स में, तो इसके फायदे क्या होते हैं जरा बताओ। कोई भी एक नया, मुस्कान, तनवर, कोई भी फायदे समझ में आ रहा है तुमको? विक्रम, हाँ, फायदे बताना जरा। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो होती हैं वो हर एक नोड में रन करती हैं, इस चीज का फायदा जो तुमको समझ में आ रहा हो। हेलो। मैं मैं था नहीं उतने समय पे, मैं देख नहीं पाया था। कोई बात नहीं, आंचल तुम? आंचल, चलो मैं बताता हूँ वही एक। भैया, हाँ वही कंसेंसस Central मैकेनिज्म वाली चीज यहाँ पे भी होती होगी। हाँ, वो सेम चीज यहाँ पे भी होती है। तो जब भी कोई नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है तो फिर सभी नोड्स वेरीफाई करते हैं पहले उसको। हाँ सेम चीज है, सेम सेम हो वो सारी चीजें हर चीज के लिए कॉमन है, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या ट्रांजेक्शन हो। बेसिकली वो एक ब्लॉक के अंदर ही आते हैं, तो पूरा ब्लॉक ही वो करते हैं। एंड ये आपका क्वेश्चन क्या था? कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हर एक उसमें रन करती हैं, इसके फायदे बताओ। कि वो कोई हर एक, सेंट्रल कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेगी, मतलब एज इन मतलब एक कंट्रोल बॉडी। कोई एक नोड की मतलब हायरार्की बड़ी नहीं होगी, तो सारे एक कॉमन बेस पे रहेंगे और सब पे वो रन करेगा। बहुत सही। एक मिनट का टाइम देना मुझे।
हाँ जी, सारे हैं ना, सारे यहाँ पे आ जाओ वापस से। हाँ जी, तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्या करती हैं? सबसे पहली चीज़ तो इनमें सेंसरशिप नहीं होती। सेंसरशिप नहीं होती, इसका मतलब ये है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो कि डीएप्स को कंट्रोल करे, रोके। इसका फ़ायदा क्या है? गूगल, ट्विटर, तुमने देखा होगा ट्विटर में जैसा मना है वैसे कर देते हैं। जो मना है वो ट्वीट हटवा देते हैं, रख लेते हैं। अपने अब नेचर पे डिपेंड करता है, उनका जो इच्छा करती है वो करते हैं। मतलब कि अभी तक तुमने सुना होगा जैक डॉर्सी ट्विटर के सीईओ थे, सबको पता है ये बात? यस भैया। पराग अग्रवाल के पहले जैक डॉर्सी थे। जैक डॉर्सी इज द हाई लेफ्ट विंग इंडिविजुअल इन इटसेल्फ। तो वो अपनी पॉलिसीज ट्विटर पे बहुत ज़्यादा चलाते थे, इन द सेंस कि वो लेफ्ट विंग को प्रमोट करते थे ट्विटर पे। तो लोग कन्विंस भी होते थे उस बेसिस पर। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये बड़े बड़े जाइंट्स है, ट्विटर, फेसबुक, बेसिकली मेटा नाउ एंड गूगल, ये सारे एप्पल, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं। और सेंसरशिप के साथ क्या होता है, गूगल ने कितने सारे ऐप्स हटवा दिए, एंड देन बहुत सारे ऐप ऐसे रनिंग में हैं जो कि गवर्नमेंट हटवा देती हैं, क्योंकि बेसिकली सेंसरशिप कर देती हैं। तो बेसिकली वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करते हैं अमंग पीपल, एंड दैट इज रिस्की एंड डेंजरस टू सम एक्सटेंट। तो ये एक बात हो गई। तो सेंसरशिप नहीं होती। दूसरी चीज क्या होती है, जब तुम फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो तो तुम एक तरीके से पे कर रहे हो उनको अपना टाइम देके, बट यहाँ तुम्हारे टाइम का, तुम्हारे यूसेज का अमाउंट तुमको मिलता है, क्योंकि जब तक तुम सर्वर के पार्ट रहते हो, तो जो देखो सर्वर, ये कम्युनिटी बेस्ड होती है सारी चीज़ें। तो कम्युनिटी बेस्ड ये चलती कैसे, मैं तुमको बताता हूँ। 34 जने हम यहाँ पे, हमने कम्युनिटी बनाई। कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज है, मतलब कम्युनिटी का मालिक कोई नहीं है। मान लो फाउंडर मैं हूँ, पर मालिक कोई नहीं है। तो मान लो फाउंडर मैं हूँ, ज्योतिन्द्र, ठीक है, 2 लोग फाउंडर हैं, तो बाकी 32 लोग कमिटी के मेंबर्स हैं। तो मतलब सबसे हाईएस्ट स्टेक किसके पास होगा, मेरे ज्योतिन के पास होगा। अब मान लो हमने डिसाइड किया, अब हमें कमिटी में ये चीज़ ही ऐसी होती है कि कमिटी बनाने के लिए हमें अपने स्टेक्स बेचने पड़ते हैं, बांटने पड़ते हैं, ताकि कमिटी बन सके। ये एक नया कॉन्सेप्ट है दुनिया को चलाने का, कम्युनलिज्म के उसमें, ना कि कैपिटलिज्म के तरीके से लाया जाता है। तो वो कम्युनिज्म ऐसा होता है कि मैंने ज्योतिन ने 10-10% स्टेक अपने पास रखे, 80% बांटे, तब जाके 34 जने आए। ये मान लो कि 34 जने नहीं है, 34 मिलियन लोग हैं, ठीक है, ये 34 मिलियन लोग आ गए। अब ये 34 मिलियन लोग अपने अपने स्टेक होल्ड करेंगे। ये स्टेक होल्ड करेंगे, ये हमारे लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारा कंटेंट देखेंगे। हमारा कंटेंट देखेंगे तो हमारी कम्युनिटी में पैसे आएंगे। क्यों? कंटेंट देखने के पैसे मिलते हैं ना, कंटेंट में ऐड जो चलते हैं उन सबके पैसे मिलते हैं ना। तो जो कंटेंट देखेंगे, जो भी हमारे कम्युनिटी में बने ऐप का जो डी ऐप है, बेसिकली डाउज होते हैं, तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें हैं, वो जो अर्न कर रहे हैं उसका प्रॉफिट किसको मिलेगा? कम्युनिटी को मिलेगा। बट सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, सारा प्रॉफिट कौन रखता है? वो कंपनीज जो चला रही है। बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, सिंस हमने अपना सारा स्टेक ही बेच के कम्युनिटी बनाई है, हमारे पास हाँ 10-10% स्टेक है, तो सारा प्रॉफिट हमको, मुझको जोतेन को होगा। सबसे ज्यादा राइट्स मेरे जोतेन के रहेंगे, पर पूरे राइट्स मेरे जोतेन के नहीं रहेंगे, क्योंकि हम मिला के ही 20% बना रहे हैं। बाकी का 80% किसके पास है? कम्युनिटी के पास है। तो अगर तो बेसिकली इसका फायदा क्या हुआ कि 80% लोग में से 40% लोग मिनिमम चाहिए होंगे ना, 40-45% लोग, 35% लोग, कोई डिसीजन लेने के लिए कि क्या कंटेंट हमारे कम्युनिटी में चलेगा, क्या नहीं चलेगा। ये डिसीजन कौन लेगा? कम्युनिटी के मैक्सिमम मेंबर्स मिलकर लेंगे। तो डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? लोगों के हिसाब से होती है। वहां पे ये नहीं कि जैक डॉर्सी का मन कर गया तो लेफ्ट विंग चला दिया, कल को कोई और आ गया, एलोन मस्क आ गया तो राइट विंग चला दिया। ऐसा नहीं होता। कोई एक इंसान होल्ड नहीं करता, एक कम्युनिटी होल्ड करती है। तो इस तरीके से कम्युनिटीज चलती हैं। अच्छा, और इसमें जो भी अर्निंग होती है वो पूरी कम्युनिटी में बढ़ती है, क्योंकि उसका मैक्सिमम शेयर्स मैं और ज्योतिन बस होल्ड नहीं करते, उसका मैक्सिमम शेयर कम्युनिटी होल्ड करती है, कोई एक सिंगल आइडेंटिटी होल्ड नहीं करती। तो इसलिए क्या हुआ, ये सबको पैसे मिलते हैं, मतलब जो जो उस नेटवर्क का पार्ट है उसको उसको पे होता है, जो जो वो करता है अपने इसमें आके जो काम करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ये हो गया। ट्रस्ट वर्दी है। ट्रस्ट वर्दी किस सेंस में कि तुम्हें पता है कि ना मेरे पास पावर है ना ज्योतिन के पास पावर है,
कोई भी चीज़ कम अधिक करने की। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको पता है कि मैं और ज्योतिन भले फाउंडर्स हैं, चाह कर भी इस नेटवर्क में कोई भी चीज़ बदल नहीं सकते। पहली चीज़ इम्यूटेबल है ब्लॉकचेन, इसलिए ये एश्योरेंस देता है। दूसरी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टेक नहीं है। एंड सेकेंड, और स्टेक नहीं है, और जो एप्लीकेशन चल रही है ना, हम उसके कोड के साथ छिड़कानी भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ओपन सोर्स है। ये सारी चीज़ अगर तुम टेक्निकल टर्म्स हो तो तुमको ये बात समझ में आ रही होगी कि सिंस हमारे पास स्टेक केवल 20% ही है, हम कुछ चाह कर भी अपनी मर्जी नहीं चला सकते, जबकि जब तक बाकी के 31% लोग कम्युनिटी सूट करा के ये नहीं कहते कि हाँ हम भी इन दोनों के साथ जाना चाहेंगे। तो मतलब यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी कोई नहीं, इसलिए ट्रस्ट वर्दी है कि एक डेमोक्रेसी ही चलेगी यहाँ पर। तो कम्युनिज्म के अंदर डेमोक्रेसी तुमने देख ली यहाँ पे, जो कि इकलौता इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट था अभी तक हमारी सोसाइटी में। देन दे कैन नेवर गो डाउन। सबसे बड़ा बेनिफिट, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो होते हैं वो कभी नहीं जा सकते नीचे। तुमने इंस्टाग्राम नीचे जाते देखा होगा, तुमने व्हाट्सएप नीचे जाते देखा होगा कि सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, व्हाट्सएप चल नहीं रहा घंटों तक, इंस्टाग्राम चल नहीं रहा घंटों तक, फेसबुक चल नहीं रहा घंटों तक, ये आती है प्रॉब्लम्स। ये तो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, इनके साथ प्रॉब्लम आती है। तुम सोचो छोटे हाथ के साथ कितनी आती होंगी, बहुत आती होंगी। ये कभी नीचे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर में बटे होते हैं ये। तो जब हम 34 मिलियन कंप्यूटर में बटे हुए हैं, तो हम 34 मिलियन में से कितने लोगों का सर्वर एक साथ गिर जाएगा? 17 मिलियन, 18 मिलियन, 30 मिलियन, 33 मिलियन, 1 मिलियन लोग तो ऐसे होंगे ना तब भी, जिनके कंप्यूटर में चल रहा होगा, जिनके नेटवर्क में। जब तक इसी एक नेटवर्क में भी वो डी ऐप चल रहा है, तब तक कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है उस कम्युनिटी से। तो ये एक फायदा होता है कि ये कभी नीचे जा ही नहीं सकते। थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। प्रैक्टिकली पॉसिबल तब होगा जब 34 मिलियन के साथ 34 मिलियन सारे नेटवर्क एक साथ डाउन हो जाए। तो ये एक फायदा है इसका, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का बहुत बहुत फायदेमंद होता है। मतलब कि ये हुआ कि अगर जो हम एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाए, मतलब एक व्हाट्सएप को, अगर जो व्हाट्सएप का बैकएंड हम या इंस्टाग्राम का बैकएंड हम एक ब्लॉकचेन में डाल दें और फ्रंट एंड वही रखें, मतलब हम एप्लीकेशन वही यूज कर रहे होंगे, तो हम जितने रील्स देखेंगे ना इंस्टाग्राम कम्युनिटी की, उस हमारे स्टेक के बेस पे हमें उसका फायदा प्रॉफिट मिलेगा। और उसके ऊपर से कभी ये डाउन नहीं हो सकती, मतलब कभी भी सर्वर एरर नहीं आ सकता, हमारी कोई डाटा चोरी नहीं होगा। हम क्या कहते हैं, हमें सेंसरशिप नहीं होगी, मतलब कि ऐसे नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते, ये फालतू सारी चीज़ें। देन सेंसरशिप के अलावा ट्रस्ट रहेगा, और हमको कोई भी डिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत मैनिपुलेट करता है लोगों को उनके बिहेवियरल पैटर्न्स पर। तो हमें उस तरीके से कोई डिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोड होगा ना वो ओपन होगा, ये कभी नहीं होगा। लेकिन इनके जो कोड्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं। इनको तुमको नहीं पता कि तुम रील देख रहे हो तो तुम्हारा कौन कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके कोड्स छुपे हुए हैं। ये कोड्स अपने तक रखते हैं, अपने कोडिंग, जिस कोडिंग से एप्लीकेशन बनाते हैं वो अपने तक रखते हैं। तो उसके अंदर वो क्या क्या फीचर, हिडन फीचर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये चीज ना तुम्हें ना किसी गवर्नमेंट को कभी पता चल सकती है, कंपनी पॉलिसी की वजह से। बट सिंस डी ऐप, इंस्टाग्राम डी ऐप अगर जो बन गया, तो उसका कोड ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स कोड वो होते हैं जिनका कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है, तो वो कोड पब्लिकली अवेलेबल होगा, तो कोई भी जाके चेक कर सकता है कि ये डेटा कलेक्ट तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो ट्रस्टवर्दी भी है। ये समझ में आ गया तुम सबको? हाँ भाई। अब आते हैं गैस पे। ये बताओ कि एक कार ए है, उसको एक कार है, उसको ए प्लेस ए से प्लेस बी में जाने के लिए गैस चाहिए होगी, पेट्रोल चाहिए होगा। हाँ जी। हाँ भैया। इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रन करने के लिए चाहिए होता है गैस, इथीरियम के केस में। और मतलब बेसिकली जितने भी हैं सबके केस में गैस चाहिए होता है। और गैस इथीरियम के केस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस गैस का अलग अलग नाम दे देते हैं वो लोग, अपनी अपनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मत पर तुम गैस के कॉन्सेप्ट समझो, इनको चाहिए होता है गैस। और इथीरियम गैस इसको कहते हैं। गैस कैसे चलती है मैं तुमको बताता हूँ। गैस ये ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे क्या होता है इसमें। विटलिक ब्यूटेरिन ने यहीं पे खेल खेला था। उन्होंने कहा था कि अगर जो तुम अपने कोड में तुम कोड लिखोगे, उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस होंगी, उस कोड में तुम एक बार मल्टीप्लिकेशन करते हो, उस पूरे कोड जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ज्योतिन्द्र रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ हो रही है। हाँ जी।
तो तुम एक बार मल्टीप्लिकेशन करते हो उसमें 5 गैस लगेगी, सब्ट्रैक्शन करते हो 3 गैस लगेगी, इक्वल करते हो इक्वल साइन यूज करते हो 3 गैस लगेगी। हर एक ऑपरेशन स्टॉप, फॉरवर्ड, फॉर लूप, एल्स लूप, जितनी भी चीजें होती हैं एक बार लूप चलाने में के लिए, जितने भी ऑपरेशन यूज होते हैं, हर एक ऑपरेशन के लिए तुम्हारा गैस फीस पहले से ही निश्चित कर दी जाती है, पहले सेट कर देंगे कि इतनी गैस लगेगी। अब तुमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, मान लो यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम्हारे सामने है, तो इसमें ओवरऑल गैस कितनी जनरेट होगी, कितनी गैस की रिक्वायरमेंट होगी, ये बताओ। जल्दी बताओ कितनी गैस की रिक्वायरमेंट होगी। 8 गैसेस। 5 + 3 8 गैसेस, राइट। अब ये बताओ इसमें 8 गैस, इसको तुम इस तरीके से एनालॉजी से समझो कि कार को ए प्लेस से बी प्लेस तक जाने के लिए 1 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करने के लिए 8 गैस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन, यहाँ पे कोई नहीं, 8 क्यों, 11 नहीं होगी, 11 आएगी ना, इक्वल कभी आएगा, 11 गैस की जरूरत पड़ेगी। अब ये बताओ, अब यहाँ पर कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ, जल्दी से क्वेश्चन पूछो, यहाँ बनना चाहिए। देखो यहाँ नहीं पूछा तो फिर अगर एडिशन हुआ तो एडिशन हुआ तो उसके लिए भी है, मतलब हर एक ऑपरेशन के लिए, तुम उसकी चिंता मत करो। स्टॉप गो हर एक एडिशन के लिए है, मैं तुमको ये दिखा दूंगा बाद में, कि अभी शो कर देता हूँ, तब तक जल्दी से भैया बताओ। हाँ जैसे अगर अभी लूप चल कंटिन्यूस लूप चले, जैसे 4 बार लूप चलेगा तो ऑपरेशन के हिसाब से गैस लगेगा ना, गैस फी। हाँ, अगर तो 4 बार लूप चलेगा तो हर एक लूप के लिए पहले से वो है कि कितनी गैस फीस चलेगी, तो मैं दिखाता हूँ ना। मतलब हर लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो हर बार जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वो 5-5 गैस लेता जाएगा। नहीं, बेसिकली वो लूप की गैस फीस होती है या फिर ऑपरेटर्स की गैस फीस होती है? ऑपरेटर्स की गैस फीस होती है, लूप्स की भी गैस फीस होती है, लूप चलाने की भी गैस फीस होती है। तुमको मैं दिखाता हूँ ना, यहाँ पे है, ये दिख रहा है इथेरियम ऑपकोड्स, इसमें स्टॉप के लिए 0 गैस है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रोकने के लिए 0 है, एडिशन के लिए 3 है, मल्टीप्लिकेशन के लिए इतनी है यहाँ पे, और हर एक उसके लिए यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक। यहाँ से तुम इस चीज को तुम कैलकुलेट भी करोगे, बहुत सारी साइट्स होती हैं, यहाँ पे लूप्स का कहीं पे दिया है, पुश करने के लिए अलग है, तो WPA इन्हीं में से कोई होता है लूप वगैरह। कहाँ देखो, रिटर्न फंक्शन के लिए ये है, यहाँ पे हर एक चीज के लिए गैस, मतलब ये गैस प्राइसेस जो है ना, यहाँ पे पहले से दिए रहेंगे तुमको, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी गैस कहाँ पर यूज होगी। हाँ ज्योतिन से पूछो। बेसिकली लूप के अंदर तो कोई ना कोई ऑपरेशन ही हो रहा होगा ना, तो जो फीस है वो ऑपरेशन की है। नहीं, इसमें लूप में चलाने में भी फीस लगती है एक्चुअली, तो वो इसमें दिखा नहीं रहा, किसी और नाम से लिखा हुआ है। लूप में क्या होता है, स्टॉप या कंटिन्यू फंक्शन चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने देखा होगा स्टॉप और कंटिन्यू फंक्शन की भी फीस लिखी थी, स्टॉप की अलग से 0 होती है। तो लूप क्या होगा, अगर तुमने लूप खाली भी छोड़ दिया तो लूप चलेगा तो, पर उसमें एक हिडन कंटिन्यूअस फंक्शन चलता होगा। एक कंटिन्यू कीवर्ड होता है C++ में, तुमने पढ़ा होगा, तो कंटिन्यूअस फंक्शन चलता होगा, तो कंटिन्यू फंक्शन की भी वो होती है। तो हाँ, लूप के अंदर तुम कोई ना कोई ऑपरेशन चला ही रहे होगे, या तो स्टॉप, कंटिन्यू, या रिटर्न, या तो फिर प्लस माइनस इंटू सब्ट्रैक्शन कुछ कर रहे होगे, तो उसकी फीस होती है पर्टिकुलर लूप की। तो ये हो गई एक, जल्दी से मैंने बोला डाउट पूछो यार, यहाँ पे डाउट बनता है। वो डू वी गेट दीज गैसेस, मीका कहाँ से आती है गैसेस, राइट। गैस कहीं से नहीं आती, गैस तो बस ये है, ये कंसेप्चुअल एरर आना चाहिए तुम लोगों को कि ठीक है गैस हो गई, तो हमको पैसे कितने पे करने होंगे ये कैसे पता चलेगा, और कैसे, ये है एरर कि नहीं है, ये पता चल रहा है तुम लोग को। हाँ जी। पर गैस का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। हाँ एग्जैक्टली, गैस बस एक यूनिट है जिसका एक मॉनिटरी वैल्यू है। एक्चुअली यही है, यही होता है, गैस एक यूनिट है जिसका मॉनिटरी वैल्यू होता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर जो मॉडिफाई होता है ब्लॉकचेन में, तो वो गैस लेता है। कोई भी यूजर जो जनरेट करता है ट्रांजैक्शन, मतलब कि मैंने अगर ज्योतिन को पेमेंट की, तो उस पेमेंट का भी मुझे कुछ ना कुछ गैस फीस देनी पड़ेगी ताकि वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। वो गैस फीस किसके पास जाएगी, वैलिडेटर के पास जाएगी, जो वैलिडेट करेंगे कि मेरा ट्रांजैक्शन एक्चुअली में वैलिड है नहीं है। ये हो गया। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, गैस प्राइस।
मान लो हमें 10 लीटर पेट्रोल लगता है ए से बी में जाने के लिए, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने पैसे लगे ए से बी जाने में? पेट्रोल की कॉस्ट देखकर। पेट्रोल की कॉस्ट मान लो 10 रुपये मैंने बता दी या 100 रुपये लीटर बता दी, चलो पेट्रोल का कॉस्ट मैंने बताई 5 रुपये लीटर, तो नेट कॉस्ट कितनी आई? 50 ए से बी जाने 50 रुपये आई। इतने सिंपल से यही था। तो गैस के केस में हम ये नहीं करते। देखो यहाँ पेट्रोल की प्राइस कौन सेट करता है ये बताओ, पेट्रोल की प्राइस कितनी होगी ये कौन सेट करता है? आप कोई नया बोल रहे हैं इस बार, पुराना नहीं। कृतिका शर्मा, हर्षिता हर्षिता और रिका, गवर्नमेंट सेट करती है उपासना, हाँ। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। डिमांड सप्लाई नहीं, बेसिकली अपने डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, मतलब नॉट जस्ट गवर्नमेंटल डिमांड एंड सप्लाई, कंट्री की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, नॉट कि जो उसको प्रोवाइडेड है, बेसिकली कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पर वो सेट करती है गैस की प्राइस, टैक्सेशन वगैरह जोड़ के। तो हाँ, गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। यहाँ पर हम खुद करते हैं गैस की प्राइस सेट, कि हम पर गैस में कितनी गुई देंगे। गुई इज बेसिकली ईथर, मैंने तुमको बताया था ना कि एक ईथर में बेसिकली 141 समथिंग आते हैं, 1,41,000 रुपीज आते हैं। तो ईथर के उसमें तो हम नहीं डील कर सकते, तो हम क्या करते हैं, गोई में डील करते हैं। इथीरियम में हम गोई में डील करते हैं। 10⁻⁹ ETH में एक गोई होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक गैस प्राइस लिखी 100 गोई, तो हमारे इसमें क्या होगा कि अलॉट हो जाएगी, मतलब कि 11 गैस के लिए हमारी 1100 गोई होगी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आएगा कि ठीक है भैया, तो हम एक गोई देंगे या 0.1 गोई देंगे, हम तो मिनिमम रखेंगे अपना अमाउंट, हम क्यों पैसे खर्च करें, राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पर एक चीज ये एसोसिएटेड है कि तुम जितनी ज्यादा गैस प्राइस दोगे, फॉर एग्जाम्पल तुमने 100 दी, एक इंसान 100 दे रहा है, एक इंसान 1000 दे रहा है। अब ये चीज, ये ब्लॉक किसके पास जाएगा ये बताओ, ये ब्लॉक किसके पास जाएगा? जब तुमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके में गैस कैलकुलेट की, गैस कैलकुलेट करके तुमने असाइन की वैल्यू कि मैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसमें 11 गैस हो रही है, यूज हो रही है, उसके लिए मैं 1100 रुपए दूंगा फॉर एग्जाम्पल, और एक बंदे ने कहा 11,000 रुपए दूंगा। अब ये जो भी ये ब्लॉक है किसके पास जाएगा ये बताओ? जिसके पास मिनिमम रहेगा, मिनिमम में काम कर। नहीं, ये ब्लॉक किसके पास जाएगा? उसने लिख के भेज दिया, अब ये कहाँ जाएगा? वैलिडेटर के पास। एग्जैक्टली उपासना, वैलिडेटर के पास ब्लॉक जाएगा। वैलिडेटर को क्या चाहिए होते हैं? पैसे। उसको तो फीस मिलती है ना। कौन सी फीस मिलती है? यही जो दे रहे हैं ये 1100 गैस, 2200 गैस, इसी में तो मिलता है इनको अपना वो रिवॉर्ड, इसी के बेसिस पर बेसिकली। तो इसके बेसिस पर रिवॉर्ड मिलता है माइनर्स को, कितना सेट किया फीस। तो इसका मतलब ये होगा वो कौन सी सबसे पहले उठाएंगे, कौन सा ब्लॉक सबसे पहले उठाएंगे? वो जिसकी ज्यादा प्राइस होगी। तो इसीलिए पैसे हमेशा ज्यादा सेट करने चाहिए। क्या कितने सेट करने चाहिए, इस चीज की स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। जब तुम लोग डिप्लॉय करने जाओगे तब तक तुम लोग को पता हो जाएगा कि मुझे किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितनी गैस फीस सेट करनी है। इसमें बड़े सारे रूल्स होते हैं, तो आगे चल के बताता हूँ मैं। द हायर द गैस प्राइस द फास्टर ट्रांजेक्शन विल बी माइंड। तो तुम एक, मैंने एग्जांपल देखा था, मेटामास्क वॉलेट से उन्होंने डायरेक्टली पे किया था। मेटामास्क वॉलेट में अगर जो उन्होंने 100 जब वैल्यू रखी थी अपनी गोई की, तो वो 30 सेकंड में हो रहा था। जब उसको 150-200 रख दी तो 15 सेकंड में होने लगा वही ट्रांजेक्शन। और वही ट्रांजेक्शन बेसिकली अपने फ्रेंड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे उन्होंने, ऑनलाइन वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज करके। तो वो 15 सेकंड में ट्रांजेक्शन हुई। उसमें वैल्यू और बढ़ाई तो वो 10 सेकंड के अंदर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने, मतलब उसमें लिख के रहता है कि 10 सेकंड के अंदर ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने उस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। अब किसी ने कहा कि फॉर एग्जाम्पल भाई साहब ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम एक काम करेंगे, हम मिनिमम गैस रखेंगे, हम गैस ही रखेंगे 2-4 गैस, 2-4 रुपए देंगे, सर देंगे नहीं, हम कल तक अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे डिप्लॉय, हमें कोई जरूरत नहीं, कल परसों नरसों 1 महीने बाद जब आपकी इच्छा तो आप करिएगा डिप्लॉय, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे, बहुत कम देंगे। ऐसे लोग होते हैं क्योंकि सबको पता है 1 महीने तक तो नहीं टिकता, मैक्सिमम कितना टिकेगा 1 दिन 2 दिन, ये भी बहुत मुश्किल से होता है। मतलब तुम्हारी ट्रांजेक्शन कब तक रुकी रहेगी, कितना टाइम ले लेगी, 1 दिन ले लेगी हद से हद, इससे ज्यादा तो नहीं लेगी। तो इस उसका वो सॉल्यूशन ये है। पहली चीज तो गैस लिमिट रखते हैं, ये मैं आगे तुमको बताऊंगा गैस लिमिट क्यों रखते हैं। दूसरी चीज, अगर जो तुमने गैस लिमिट से कम, ठीक है ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझना, इसको मैं आगे थोड़ा सा आगे समझाता हूँ गैस लिमिट में। अच्छा गैस लिमिट आ गया, सॉरी, हाँ ठीक है सॉरी। तो गैस लिमिट में क्या होता है कि एक गैस लिमिट सेट कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हर इस छोटे से छोटे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए 21,000 गैस तो तुम्हें देनी पड़ेगी।
और इस 21,000 गैस का इतना प्राइस तुमको सेट करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने प्राइस बहुत कम सेट कर दिया, तो एक पीरियड होता है वैलिडेशन पीरियड, इसके बाद तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट नहीं होगा। अगर जो उस पीरियड के अंदर तुमने वैलिडेट नहीं करवा पाए, मतलब वो पीरियड के अंदर वैलिडेट कैसे होगा, तुम प्राइस हायर रखोगे तभी तो जल्दी वैलिडेट होगा। तो उस पीरियड के अंदर तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट नहीं करवा पाए, तो क्या होगा, तुम्हारा पैसा जो भी 2-4 रुपए तुमने दिए हैं वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 15 मिनट का टाइम दिया गया है कि 15 मिनट के अंदर तुमने वैलिडेट नहीं किया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ रियल में नहीं होता, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ रियल में 15 मिनट 20 मिनट नहीं होते, उसका अलग स्टैंडर्ड्स है, तुम सीख लोगे, और हर एक चेन का अलग अलग होता है, तो वो भी डिपेंड करता है। तो अब तुम्हें मान लो एग्जांपल देगा 15 मिनट के अंदर तुमको वैलिडेट करा लो, उसके बाद नहीं होगा, तो तुम उस हिसाब से प्राइस सेट करोगे कि मेरा 15 मिनट के अंदर हो जाए। तुम जो टूल्स यूज करोगे ना, वो तुमको कैलकुलेट करके बता देगा कि इतने पैसे देने पे कितने मिनट में तुम्हारा हो जाएगा ये डिप्लॉय। तो तुम इस हिसाब से सेट करोगे कि इतने के अंदर ही हो जाए, ज्यादा टाइम लेगा तुम्हारा ब्लॉक डिस्कार्ड हो जाएगा। और गैस लिमिट सेट इसलिए करते हैं कि फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस का दिमाग खराब हो गया इथेरियम के ऊपर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, उन्होंने कहा मैंने अपने $50 बिलियन उठाए और मैं एक इतना बड़ा लूप चला दूंगा इथेरियम के नेटवर्क पे $50 बिलियन इन्वेस्ट करके कि तुम जितने पैसे ले तुम ले लो, पर लूप चला दूंगा कि पूरी पूरी चेन बैठ जाएगी तुम्हारी। तो ये थ्रेट है कि नहीं है, बेसिकली चेन बैठाने के लिए, पैसे देके चेन बैठाना। इसके लिए भी उनके पास एक लिमिट होती है कि इतने से ज्यादा तुम एक बार में खर्च नहीं कर सकते, एक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इतने ज्यादा तुम खर्च नहीं कर सकते, फालतू है। तो ये सारी चीजें वो पहले से इंश्योर करके रखते हैं। तो जो मैं कॉन्सेप्ट तुमको बता रहा हूँ वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बेसिस पर वो अपनी चेन नहीं बनाते। वो चेन जब बनाते हैं तो प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज होगी, कितना कितना यूज किया जा सकता है, उस बेसिस पे अपनी चेन बनाते हैं। वो लिमिट्स रखते हैं, वो नए फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं चेन्स, डिफरेंट चेन्स, और हर चेन के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत छोटी चेन है, वो कह दे कि हाँ ठीक है $50 बिलियन दे दो, कोई दिक्कत नहीं मुझको, तुम चला लो लूप, उसको तो $50 बिलियन मिल गए, चलो बैठ के चेन, तो क्या मतलब हुआ, इतना तो हम वैसे भी नहीं जिंदगी में कमा पाते। तो मतलब ये कहने की बातें हैं, हर एक चेन अपने अपने हिसाब से करती है, लिमिट सकती है। तो मैक्सिमम गैस ट्रांजिशन कैन प्रोड्यूस सेट बाय सेंडर, ठीक है। भैया ये गैस फीस सिर्फ वैलिडेटर के पास है या फिर किसी और में भी बढ़ती है? ये जाती केवल वैलिडेटर के पास है। अब वैलिडेटर को जितने लोगों ने बेकर के पास, फॉर एग्जांपल बेकर के पास गई, तो बेकर्स के साथ जितने लोग जुड़े होंगे, जिन लोगों ने बेकर्स को पैसे डेलीगेट किए होंगे, तो सारे डेलीगेटर्स को भी उनका अमाउंट मिल जाएगा, ऐसा होता है। और ये गैस फीस डिसाइड करने वाला कौन होता है? वही हम खुद। ओके। और अच्छा तुम कह रहे हो कि ये डिसाइड कौन करता है कि कितनी गैस फीस सेट करें कि हमारा वैलिडेट हो जाए ना? नहीं, ये कि मिनिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए? ये चेन, ये वही मेजॉरिटी सेलेक्ट करती है कि मिनिमम गैस फीस और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ये मेजॉरिटी सेलेक्ट करती है। ये मैं जो चेन नहीं सेलेक्ट करेंगे, ये हम में से 51% लोग मिलकर सेट करेंगे, 51%। और कुछ चेन में इस चीज का भी वो होता है कि 75% लोग डिसाइड करेंगे। तो डिपेंड करता है, चेन टू चेन वेरी करता है वो कि डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। पर फॉर एग्जांपल मैंने जो चेन नहीं रखे कि नहीं देखो मिनिमम तो 51% होता ही है, बाकी मैंने जो चेन रखा कि नहीं 51% नहीं, कम से कम 70% जब तक कम्युनिटी राजी नहीं होती किसी उसके लिए, अपडेट के लिए या किसी फंक्शन के लिए, तब तक ये चेन नहीं वो करेगी। क्योंकि इसकी कोडिंग कौन करेगा, मैं जो चेन नहीं करेंगे ना मिलके, क्योंकि फाउंडर्स हैं। तो हम उस कोड में डालेंगे कि 70% चाहिए होगा हमको अप्रूवल, तब जाके हम मानेंगे ये बात। तो इतनी सिंपल सी ये है। दूसरी एक और चीज ये आती है कि डेलीगेट तो हमने कर दिया, बट ये चीज कैसे पता चलेगी कि 100 गोई देने पर मतलब 100 गोई करने पर वैलिडेटर मान रहा है, ठीक है ना? तुमको इसी चीज समझाऊं कैसे मैं? भैया हाँ जैसे आपने वोट शेयर का बताया कि जैसे जो प्राइस होती है मेजॉरिटी के थ्रू मतलब पता लगता है कि किस सेट का प्राइस क्या सेट होगी। गैस, तो लेकिन मतलब हाँ गैस फी, तो गैस फी क्या मतलब इन जनरल गैस फी की मतलब होती होगी या कोई स्पेसिफिक चीज के लिए मतलब वो सेट करेंगे? क्योंकि मतलब वो शेयर भी कम रहेगा ना, जैसे मतलब फिर 50 लोगों का ही यही है और फिर बाकी मेरे को 1000 का कुछ अलग चीज है, मतलब डिफरेंट टॉपिक के बारे में है वैसे। ये ऐसा नहीं होता। गैस फी ऐसे होती है कि इथेरियम की कम्युनिटी ने सेट कर दी है ऑलरेडी, 21,000 से कम गैस के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं जाएगा इथेरियम की चेन में। तो मिनिमम 21,000 तुमको रखना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम गैस लिमिट वो सेट करते रहते हैं अपने हिसाब से कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते।
तो ये गैस फीस तो ऐसे सेट कर रखी है ऑलरेडी। तुमने 21,000 या 22,000 गैस का ट्रांजेक्शन वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें जो तुम ये अलॉट करोगे कि पर गैस कितने पैसे दूंगा, वो तुम डिसाइड करोगे कि पर गैस कितने पैसे मैं दूंगा। 100 गुई, 1000 गुई या लाख गुई, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। प्रकृति, हाँ तुम बोलो। प्रकृति, हाँ भैया, हम मेजॉरिटी, ये वोटिंग होती कैसे है कि कैसे पता चलेगा, वोटिंग कैसे दिखती है कि मेजॉरिटी ने ये सपोर्ट किया इस बात को या इतना सेट हुआ है मेजॉरिटी के थ्रू? वही कह रहा हूँ मैं तुमको, एक सीक्रेट बात बताता हूँ। जब ऐसे हम लोग ये कर लेंगे ना अपना कोर्स, तो अभी हमारे तेजोस के अंदर तो नहीं है, बट तेजोस के बाद ऐसे मैंने एक पेड कोर्सेज लिया, तो उसमें वोटिंग डी ऐप बनाना सिखाते हैं। तो वोटिंग डी ऐप बनाना मैं तुमको सिखाऊंगा, तो फिर तुमको समझ में आएगा कैसे होता है। वोटिंग डी ऐप्स होते हैं, तो तुम एक्चुअली वोट करते हो, तुम कमिटी का पार्ट होते हो, तो कमिटी में एक क्वेरी आई कि इस चीज के ऊपर वोटिंग हो रही है, अब तुम कमिटी का मेन पार्ट हो, तो तुम उसमें वोट करोगे कि इस चीज के लिए यस या नो वोट करना है। तो ये देखो अब मेरे ज्योतिन के पास है अथॉरिटी, और कुछ और बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स होंगे, या तो कोई छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स होंगे। तो पहले जैसे फॉर एग्जांपल आशीष 0.1% शेयर होल्ड करता है, ठीक है, तो 0.1% शेयर होल्ड करता है, तो वो एक कोई भी कर सकता है ये बेसिकली, चाहे 10% वाला हो चाहे 0.1% वाला हो। वो कहेगा कि यार मैं चाहता हूं कि मेरे इस चेन पर ये चेंजेस आए, ठीक है, तो ये चाहता है। अब इसकी बात बड़ी अच्छी लगी हम सबको, ठीक है, तो हम सब ने क्या किया, हम सब ने बहुत सारे लोगों ने मिलकर, मान लो 25% का रूल है यहाँ पर, हर चीज के लिए रूल्स होते हैं, तो मतलब 25% लोगों का रूल है, तो 25% लोगों ने मिलकर कह दिया हाँ आशीष का क्वेश्चन वैलिड है, हम भी चाहते हैं कि इस चीज पर वोटिंग हो, इस चीज ये चीज अप्लाई हो या नहीं, इस चीज पर वोटिंग हो। फिर उसको हम ऐसे टॉप मुद्दा बन जाएगा, टॉप मुद्दा ऑफ द वीक, कि अब आशीष का क्वेश्चन ऊपर आ गया है, हम चाहते हैं कि चेन में ये चेंजेस हो, हम चाहते हैं गैस लिमिट 21,000 से कम करके 18,000 की जाए। और इसको सपोर्ट करने के लिए आशीष पूरी के पूरे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेगा कि 21 से 18 क्यों की जाए। तो वो अब आशीष ने एक तरीके से एक कमेंट कर दिया, ट्वीट कर दिया है ना कमेटी में क्या करना है। अब कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसमें वोटिंग होनी चाहिए, फिर उस मुद्दे पर वोटिंग होगी, उस मुद्दे पर वोटिंग होगी, तो इस वोटिंग से डिसाइड होगा कि आशीष की बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। इतनी सिंपल बात, समझ में आ गया? यस भैया। तो ऐसे चीजें चलती हैं। देन जो वोटिंग वाली बात है, वोटिंग के लिए डी एप्स होते हैं, हमारे इसमें आई गेस नहीं होगा, बट हमारे में तुम एनएफटी मिंटिंग सीखोगे, और जो बाकी की चीजें होती है ना, अच्छे मैं तुम्हारे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा। उसमें एक वोटिंग डी ऐप है, तो वोटिंग कराने के लिए डी ऐप है, वो तुम्हें सिखाऊंगा। और ये वोटिंग डी ऐप जो तुमको बनवाऊंगा, वो वोटिंग डी ऐप रशिया की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सेम फॉर्मेट में यूज हुआ था। क्योंकि रशिया में क्या था कि उस टाइम पे कोविड चल रहा था, कोविड के टाइम पे ऑनलाइन वोटिंग होती, तो तुमको पता है कि रशियन हैकर्स, चाइनीज हैकर्स, यूएस हैकर्स हमेशा एक्टिव होते हैं, ताकि ऐसी चीजों को वो कर सके, रोक सके या मैनिपुलेट कर सके। तो रशिया में किसी छोटे से मुद्दे को लेकर वोटिंग होनी थी, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा के बीच में क्लैशेस होते हैं ना, तो वोटिंग करते हैं। तो बस ये था कि अब ऑफलाइन का वो नहीं था, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो उनको ऑनलाइन वोटिंग करनी थी। तो ऑनलाइन वोटिंग इंटरनेट पे ना करके उन्होंने क्या किया, वोटिंग डी ऐप का यूज किया और ब्लॉकचेन के यूज से वोटिंग की। एक अपना ही 200-300 लोगों के कम्युनिटी बनाकर उससे वोटिंग करवाई, ताकि इसको कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, कोई तीसरा हैकर या कोई भी आकर। तो ऐसे वोटिंग डी ऐप भी मैं तुमको सिखाऊंगा आगे चल के, धीरे अक्टूबर तक में एंड में। तो ये हो गई। अब ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं। तुम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हर एक ऑपरेशन की गैस फीस कितनी होगी उस चेन के ऑप कोड में पहले से लिखा होता है। तुमने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, तुम्हारी नेट गैस फीस आ रही है 22,000 गैस, ठीक है, गैस आ रही है, गैस वो 22,000 गैस तुम्हारी इसमें जनरेट हो रही है कि ठीक है 22,000 गैस लगेगी। तुमने खुद प्राइस सेट किया कि मैं 22,000 गैस का इतना प्राइस दूंगा, ठीक है, टूल्स यूज करके कितना ठीक है रहेगा। कई बार क्या होता है कि तुम 10 रुपए देकर भी वो काम कर सकते हो, 200 रुपए देकर भी वो काम करवा सकते हो। ये ऐसे होता है कि जब बहुत सारे ब्लॉक्स उस नेटवर्क पे आएंगे, बहुत सारे ब्लॉक्स, तो जो माइनस वैलिडेटर्स होंगे वो क्या करेंगे, अपना बार हाई सेट कर देंगे कि भाई हम 100 गुई से नीचे वाला तो ले ही नहीं रहे। और जब बहुत कम ब्लॉक्स आएंगे तो दे विल कि हम 10 गुई वाला भी एक्सेप्ट करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं इथेरियम पे। ये सारी चीजें तुमको टूल्स के थ्रू पता चलती रहेंगी धीरे धीरे कि अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा हूँ तो अभी कितनी रिक्वायरमेंट है, तो इसकी चिंता नहीं करना।
तो इस तरीके से सेट करते हो तुम अपनी फीस। अच्छा, मान लो तुम्हारा 21,000 ठीक है गैस लिमिट। अब तुम गैस लिमिट खुद सेट करते हो कि मेरा ट्रांजैक्शन जो मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने हजार गैस यूज करेगा, ये तुम खुद से सेट करते हो, खुद से बताते हो उसको, वो खुद कैलकुलेट नहीं करते। वो बस उन्होंने ये चीज रखी है कि हर एक ऑपरेशन की कितनी गैस लगेगी, पर ओवरऑल कितनी गैस जनरेट हो रही है तुम्हारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, कितना पेट्रोल खा रहा है तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज तुमको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब तुमने मान लो बोल दिया उसको कि 21,000 तो मिनिमम है, तो तुमने उसे बोल दिया कि 25,000 गैस मेरी लेगी है, बट असली में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 26,000 गैस ले रहा है। कितना? 26,000। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि तुमने लिमिट कम सेट की। इससे क्या होगा, तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब उसके पास जाएगा और उसे पता चलेगा कि तुमने धांधली की है, 25,000 गैस नहीं 26,000 गैस लग रही थी यहाँ पर, और तुमने 25,000 के आसपास बोला है गैस, तो उससे क्या होगा, तुमने 25,000 के पैसे जो दिए होंगे 100 200 300 रुपए, वो भी तुम्हारे चले जाएंगे और तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय नहीं होगा। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल तुमने 25,000 की जगह तुमने 26,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे 25,000 की जगह 30,000 कर दिया, तब क्या होगा, तो वो 26,000 यूज कर लेगा अपना गैस, और जो बचे हुए 4,000 गैस तुमने जो एक्स्ट्रा लिखा था वो तुमको थोड़े टाइम बाद लौटा देगा। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा ऊपर सेट करना चाहिए गैस कितनी लगेगी मेरे उसमें। अब गैस फीस तो अपने हिसाब से तुम लिखते रहोगे। भैया एक डाउट है, हाँ जैसे आपने बताया कि जो हमारा जो गैस फी है वो जैसे वैलिडेटर के पास जाता है, तो बाकी का अमाउंट वो रिटर्न क्यों करेगा अगर उसका मतलब उतना उन्होंने सेट करा है, मतलब एक पर्सन ने? देखो, इस लाइक दिस कि तुमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 26,000 गैस यूज हो रही है, तुमने कैलकुलेट किया, ठीक है, 2,200 उसको मिल जाएंगे और 2,400 400 में 200 वापस आ जाएंगे उसके पास अकाउंट पे। ओके ठीक है। जो यूज नहीं हुआ तो इसलिए हमेशा थोड़े से ऊपर सेट करते हैं। बहुत ज्यादा ऊपर सेट करना इसलिए बेवकूफी कि अपने पैसे क्यों फंसाना, ऐसी वाली बात हो गई। बाकी तुम ज्यादा ऊपर भी सेट कर सकते हो, और हाँ ये इसकी भी लिमिट होती है। तो गैस लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारी चौथी वर्कशॉप खत्म हो गई है, और इसके बाद वर्कशॉप तुम्हारी ब्लॉकचेन बेसिक्स में नहीं बची। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो कि भैया ये पॉसिबल हो सकता है कि जैसे एज एन जैसे जो लिमिट से कम हमारी गैस फी लग रही हो उस टाइम पे क्या होगा? लिमिट से कम हमारी गैस फीस लग रही हो? हाँ, ये केस पॉसिबल है? यही तो मैंने तुमको अभी बताया ना, तुमने यही तो बोला ना। अच्छा तो मतलब 21,000 से कम गैस फीस लग रही हो, ये कह रहे हो? हाँ, जैसे मेरे नहीं, अभी 2,000 की लिमिट है। 21 से नीचे का तुम डिप्लॉय नहीं कर सकते, 21 का तुमको यूज करना ही पड़ेगा। हालांकि उसके भी अलग सिस्टम होता है डिप्लॉय वगैरह करने का, तुम टेस्ट करते हो, सीखते हो और डिप्लॉय करते हो, तो उसके लिए अलग चीजें होती हैं। तुम डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं कर रहे होगे, बट इन जनरल जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करोगे उसमें 21,000 गैस यूज करते हो तुम, ठीक, वो मिनिमम है। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ। बाकी जितने लोग नहीं है ना वो अभी के अभी जाकर रजिस्ट्रेशन कर दे, कल फिर लास्ट हो जाएगा, तो सारे लोग आज ही रजिस्ट्रेशन कर देना हैकाथन के लिए, क्योंकि अब तुम लोग वहां पे प्रैक्टिकल सीख के प्रैक्टिकल करोगे। Can it be online? What can be online? Hackathon? वंशिका हैकाथन? हैकाथन कैन बी ऑनलाइन, बट ऑनलाइन में बस एक नुकसान है, जो हैकाथन के पार्टिसिपेंट्स को मिलता है जो पर्क्स बेनिफिट, वो मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा। अगर तुम जीतते हो तो तुमको सब कुछ मिलेगा, जो चीजें प्रॉमिस्ड हैं वो तो मिलती ही हैं, पर प्रॉमिस के अलावा जो ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको बहुत सारी चीजें मिलती है, गुडीज एंड स्वैग्स और दुनिया भर के पर्क्स बेनिफिट्स, तो वो होते हैं। प्लस ऑनलाइन ऑफलाइन में अलग वो होता है, ऑफलाइन में तुमको पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन में तुमको चीजें दी जाएंगी। तो डेफिनेटली ऑनलाइन हो सकती हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, पर प्रेफरेबल ये है कि तुम ऑफलाइन अटेंड करो। 2 दिन की वर्कशॉप ऑफलाइन है, बाकी ऑनलाइन है, डोंट वरी। और फिर एक दिन तुमको हैकाथन में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफलाइन आना पड़ेगा, 28 तारीख को ऑफलाइन आना पड़ेगा। तो 28 तारीख को तो मैंडेटरी है ऑफलाइन आना, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम वर्कशॉप ऑनलाइन अटेंड करते हो, ऑनलाइन वाले कोर्सेज फॉलो करते हो, ऑफलाइन अटेंड करते हो, इट्स अप टू यू।
ओके श्योर, नो इश्यूज। अगर जो ऐसा कुछ है तो तुम लोग ऑनलाइन कर लो, अगर जो बहुत ही इमरजेंसी है तो। इट्स लाइक कि ना पार्टिसिपेट करने से अच्छा ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर लो, और अगर जो यहाँ पर हो तो ऑफलाइन जरूर आओ, ऐसा है। कोमल पूछो। मैं पूछ रही थी कि जो 27 और 28 वाला जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसमें तो ऑफलाइन ही अटेंड करना होगा। एक दिन ऑफलाइन आना पड़ेगा, ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा वो। एक दिन तुम ऑफलाइन आओगे, वहां तुम मेंटरशिप लोगे, लोगों से सीखोगे कि कैसे बनाते हैं। मेंटर्स के अंडर तुम बना रहे होगे, मतलब तुम उनको बताओगे कि मैं ये बनाना चाह रही हूँ, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो तुम्हारी हेल्प कर रहे होंगे वहां पे कि तुम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे। बेसिकली प्रोजेक्ट तुम अपना खुद से नहीं बनाओगे, तुम्हें तुम्हारे मेंटर्स हेल्प करेंगे। अगर तुम ऑनलाइन जाते हो तो शायद तक तुम्हारी हेल्प उतनी अच्छे से ना हो पाए, और अगर तुम ऑफलाइन आते हो तो तुम्हें एकदम साथ लगकर हेल्प करेंगे कि ठीक है ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम इसको ऐसे रिजॉल्व करो। तो ये सारी चीजें करवाएंगे, और 28 तारीख को, और 28 तारीख को ही रिजल्ट आएगा। तो बस 28 तारीख को ऑफलाइन आना पड़ेगा, और 28 तारीख को आई गेस 9 से 4 है। 22 और 23 को 1 से 4 होंगी क्लासेस। तुम लोगों के लिए जानबूझ के लेट रखा ही है, ताकि जो क्लासेस हो तुम सुबह अटेंड कर लो, जो तुम्हारे इंटरनल सुबह कर लो, और 1 से 4 के बीच में आ जाओ। तो 22nd, 23rd एंड 24th नहीं, 22nd एंड 23rd को बस ऑफलाइन रखा है, 24th को ऑनलाइन सेशन है। अच्छा, वो 1 से 4 है। और 22nd और 23rd को 1 से 4 है। हाँ, तो वो 1 से 4 है, और 24th को ऑफलाइन है। 24th को ऑफलाइन है, हाँ। ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। 24th को ऑनलाइन है, और 22nd, 23rd ऑफलाइन है। हाँ ठीक है, जो लोग हैं वो लीव कर सकते हैं।